हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन अगस्त 2025, जिसमें हम इकॉनमी के पूरे सेक्शन को आज कंप्लीट करेंगे। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025। जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। और बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा अपने चलते हैं इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 को समझने के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस बारी इस वाले एक्ट को अपना साइन किया, सेंड दिया और रिप्लेस कर दिया इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को। अभी क्या एक्ट है, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम सब देखते हैं। इसने क्या किया, इस एक्ट ने आकर कंसोलिडेट कर दिया है सारे ही जो लॉज रिलेटेड थे, पोर्ट से रिलेटेड थे या पोर्ट की डेवलपमेंट से रिलेटेड थे, या हमारा इसमें ना बहुत ज़्यादा ध्यान है कि पोर्ट्स को ऐसे डेवलप किया जाए ताकि ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रमोट हो। दूसरा, हमारी जो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारी टोटल कितना बड़ा एरिया है कोस्ट लाइन का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कह रहा है उसको भी ना ऑप्टिमम यूटिलाइज करने के लिए ही इस एक्ट के प्रावधान है, इसमें एक्ट में चेंजेस वगैरह लेकर आए गए हैं। अब इसमें एक्ट में क्या क्या चेंज लाया गया, कह रहा है स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला है मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को। ये क्या है, ये बेसिकली मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, ताकि लीगल फ्रेमवर्क्स वगैरह बनाए जा सकें, पोर्ट के सेक्टर की ग्रोथ हो सके। तो उसके लिए काम कौन करेगा, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल करेगा कि पोर्ट सेक्टर को कैसे ग्रोथ देनी है, कंपटीशन कैसे कराना है, एफिशिएंसी कैसे करनी है, पोर्ट की कनेक्टिविटी कैसे करनी है, वो सब काम करेगा। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स हैं, शिपिंग है, वाटरवेज है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। मिनिस्टर्स इन चार्ज हैं हर कोस्टल स्टेट्स में। सेक्रेटरीज हैं इंडियन नेवी में, कोस्टल गार्ड्स में। सेक्रेटरी हैं यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेसिकली स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया हुआ है स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को। तो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स बेसिकली क्या करता है, नॉन मेजर पोर्ट्स को एडमिनिस्टर करता है। ठीक है। एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म की बात करें तो हर स्टेट गवर्नमेंट में एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बिठाई हुई है ताकि जितने भी पोर्ट्स हैं उनके डिस्प्यूट्स को ठीक किया जा सके। और याद रखना, सिविल कोर्ट्स को इस वाले जुरिस्डिक्शन से बार किया गया है। इन मैटर्स में सिविल कोर्ट्स क्या होंगे, वो उनका कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है कि सिविल कोर्ट्स का यहाँ पर बार किया गया है, और बार का सीधा सा मतलब होता है कि यहाँ पर उनको जुरिस्डिक्शन से बेसिकली हटाया गया है। ठीक है ना, प्रोहिबिट किया हुआ है, वर्जित किया हुआ है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अच्छा, जो भी मान लो अपील वगैरह कमेटी के पास पहुँचेगी, उसका ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट लेगा। कितने दिनों में, विद इन 60 डेज़। पोर्ट के टैरिफ एंड चार्जेस के बारे में बोला गया है। कह रहा है जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं ना, उनके टैरिफ्स कौन फिक्स करेगा, जो मेजर पोर्ट अथॉरिटी के बोर्ड डायरेक्टर्स होंगे वो करेंगे। अगर तो कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वरना मेजर पोर्ट अथॉरिटी का बोर्ड ही कर देगा। फॉर पोर्ट, जो मेजर पोर्ट से अलग पोर्ट्स हैं उनके लिए ऑथराइज कंसेशनरी बनाई जाएगी, वो फिक्स करेगी यहाँ का। पोर्ट में ऑफिसर होगा, इस एक्ट ने साफ तरीके से बोला है कंजर्वेटर की तरह होगा पोर्ट ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा हर पोर्ट में ग्रुप ऑफ पोर्ट्स को, और इसके पास पूरी डायरेक्शंस वगैरह पावर वगैरह करने की पावर होगी। ठीक है। एक मार्पोल होता है, एक BWM कन्वेंशन होता है, याद रखना है ये मेन इंटरनेशनल कन्वेंशन है ताकि मरीन एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाए। और याद रखो सबसे बड़ी बात, मार्पोल में भारत ने भी साइन किया हुआ है, भारत भी इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। तो वी हैव टू हैव, जब भी हम एक्ट से रिलेटेड बना रहे हैं तो हमें ये अपनी कन्वेंशंस का भी ध्यान रखना है। साथ में BWM कन्वेंशन जो है वो एक ट्रीटी है, ताकि कोई भी अगर पोटेंशियली हार्मफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करना हो तो उसमें भी, लेकिन इसमें भारत ने पार्ट इसका नहीं है। दोनों ही ट्रीटीज़ किसके अडॉप्टेड द्वारा है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आया हुआ है ये। अच्छा, मेगा पोर्ट्स के लिए और क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसल्ट किया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के साथ और क्राइटेरिया बता दिया है कि कैसे मेगा पोर्ट सेलेक्ट करने हैं। मेगा पोर्ट का सीधा सा मतलब है कि भाई आपके पास ओरिजिनली इनको मेजर या नॉन मेजर में डाला जाता था, अभी इसमें लॉ एप्लीकेबल है पोर्ट्स वगैरह के बारे में बताने के लिए क्लासिफिकेशन एक्ट में ही डाल दी गई है। एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान के बारे में भी एक्ट ने लिखा है, कोई सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, पोल्यूशन इंसिडेंट से रिलेटेड है, कुछ भी है सब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव ऑडिट करेगी। इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल की जहाँ तक बात रही, कुछ कंप्लाइंसेस वगैरह, तो मैंने जैसे आपको भी मार्पोल कन्वेंशन और आपको BW यानी कि ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन पढ़ाई है ना, बस उसके कंप्लाइंसेस के थ्रू चलना है।
पेनल्टी की बात रही तो सर्टेन ऑफेंसेज जो 1901 एक्ट में थे उसको डीक्रिमिनलाइज करा हुआ है, पनिशेबल बनाया हुआ है, कुछ मॉनेटरी पेनल्टी लगाई हुई है। जैसे ना इसमें डिजिटल इंटीग्रेशन डेटा मैनेजमेंट होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन होगा पोर्ट रिलेटेड डेटा में। फिर प्रायर आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी ओनरशिप चार्ज चेंजेस के लिए भी, नई रिक्वायरमेंट लेनी पड़ेगी पोर्ट में, ठीक है। और एक्सक्लूजन क्या किया गया है, इसमें कोई स्पेसिफाइड पोर्ट नहीं है एप्लीकेबल है, कोई नेविगेबल वाटर नहीं है, इंडियन नेवी, इन सब चीज़ों को ना या फॉरेन वेसल वगैरह को बेसिकली हटाया गया है। याद रखना प्रायर कंसल्ट या क्लियरेंस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी कोई भी ओनरशिप चेंज वगैरह करने में। तो कंक्लूजन में कहा जा रहा है इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 का आना बहुत बहुत ज़रूरी था, बहुत ही लैंडमार्क रिफॉर्म है, क्योंकि हमारे पोर्ट की गवर्नेंस एक तो मॉडर्नाइज होनी ज़रूरी है, एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, और साथ ही साथ ये हमारे जो अभी बहुत बड़ा विजन हमारा चल रहा है ना, न्यू इंडिया का प्लान हम वैसे ही कर रहे हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि हम ना इंडिया जो है ग्लोबल मैरीटाइम स्टैंडर्ड्स को भी चाहता है कि हम उसको अलाइन करके काम करें। लेकिन अभी भी कुछ आएंगे, कंसर्न्स आएंगे, लाइक आपको जब क्लासीफाई करोगे मेगा पोर्ट्स को, या इसमें अपील अगेंस्ट होंगी, पेनल्टीज़ के अगेंस्ट होंगी, तो प्रॉपर चेक चाहिए। और एक्ट में ये भी चाहिए कि इंडिया के एम्बिशन जो हम चाहते हैं ना, टॉप मैरीटाइम नेशन बाय 2047, न्यू इंडिया 2047 में अब एक नया विश्व गुरु बनना चाहते हैं, या हम एक मैरीटाइम नेशन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ये काम बहुत ज़रूरी था। भारत में पोर्ट्स देखोगे तो आपके सामने ये मेजर पोर्ट्स के नाम है, चाहे वो कांडला है, मोरमुगु है, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इंदौर, तूतीकोरिन, कोची, ये सारे के सारे, मुंबई पोर्ट, ये सारे के सारे पार्ट हैं हमारे मेजर पोर्ट्स के पार्ट हैं। भारत में इस समय ध्यान रखना 12 मेजर पोर्ट्स हैं, और कुछ मेजर पोर्ट जो 13th वाला जो है, ये वाली बात चल रही है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। कौन सा वाला है? वाधवान पालघर डिस्ट्रिक्ट आपका महाराष्ट्र का, और 200 हमारे पास नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स होली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉन वाले में या तो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड होता है या स्टेट गवर्नमेंट होती है। और देखो ये कितना ज़रूरी है, पोर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है भारत का 95% ट्रेड ही इससे होता है, 75% वैल्यू हमारी मैरीटाइम ट्रेड से हो रही है। मेजर पोर्ट्स हमारा 53% कार्गो हैंडल करते हैं, नॉन मेजर हमारा 47% कार्गो हैंडल करते हैं। आप समझ रहे हो इसके लिए कितना काम ज़रूरी था। तो इसीलिए इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिया है, चाहे वो सागरमाला करके प्रोजेक्ट हो, चाहे वो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 हो, ये सारे 100%। इवन पता है हमने FDI भी दे दी है 100% की, कोई भी कंस्ट्रक्शन करना चाहे, मेंटेनेंस करना चाहे हमारे पोर्ट्स या हार्बर्स की, तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू FDI भी कर सकता है। बाहर के इन्वेस्टर्स को भी हमने बुलाया, तो लगाओ आप कितना हम इस काम के लिए बड़ा वो रहे हैं। अब हम चलते हैं, देखो इसी का एक सब पार्ट है कि 10 साल हो गए सागरमाला प्रोग्राम को। सागरमाला ने ना एक 118% ग्रोथ अभी अचीव करी है कोस्टल शिपिंग ओवर द लास्ट डिकेड, ताकि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो, इमिशन है ना। तो सागरमाला प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? 2015 में लॉन्च हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा। इसका एम क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री में करना, ठीक है। पोटेंशियल जो 11,098 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है उसका वो कर पाना, 14,500 पोटेंशियली नेविगेबल वाटरवेज को टैकल कर पाना, इसलिए बनाया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ताकि डोमेस्टिक ट्रेड वगैरह आराम से हो पाए, डोमेस्टिक वाटरवेज इन्हांस हो पाए, जॉब्स वगैरह हमारी क्रिएट हो पाए पोर्ट्स में, मैरीटाइम सेक्टर्स में। फंडिंग की बात करें तो यहाँ पर PPP मॉडल लगता है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इंटरनल एक्स्ट्रा बजटरी यहाँ पे सर्विसेज हैं, ग्रांट एंड एड वगैरह दिया जा रहा है। और सागरमाला 2.0 कब लॉन्च हुआ? 2025 में। इसका पूरा फोकस क्या है? शिप बिल्डिंग करना, रिपेयर करना, ब्रेक करना, रिसाइकल करना, पोर्ट को मॉडर्नाइज करना, इसका काम है। तो ऐसे 5 कंपोनेंट हैं सागरमाला प्रोग्राम्स के, और वो क्या क्या है? एक तो आपका पोर्ट का मॉडर्नाइज करना, न्यू पोर्ट डेवलप करना, पोर्ट कनेक्टिविटी इन्हेंस करना या लिंक करना, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट करना, कोस्टल शिपिंग करना, इनलैंड वाटरवेज वगैरह प्रमोट करना, ये सारे के सारे 5 कंपोनेंट हैं सागरमाला प्रोग्राम के। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें फॉर इम्प्लीमेंटिंग सागरमाला प्रोग्राम, तो वो क्या है? इसमें एपेक्स बॉडी है, नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी, जो चेयर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग फॉर पॉलिसी डायरेक्शन, ठीक है। सागरमाला कोऑर्डिनेशन एंड स्टीयरिंग कमेटी की बात की जाए तो अंडर दिस चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी
कोऑर्डिनेशन बेसिकली किन के बीच में है, मिनिस्टर्स के बीच में है, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में है, एजेंसीज़ के बीच में है। ये सारी की सारी यहाँ पर क्या कर रही हैं, कोऑर्डिनेशन आपस में करके चल रही हैं। स्टेट सागरमाला कमेटी की बात करें तो इसको चेयर कौन कर रहा है, चीफ मिनिस्टर कर रहा है। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ पोर्ट्स कर रहे हैं ताकि कोऑर्डिनेशन हो पाए। फिर स्टेट मैरीटाइम बोर्ड है, डेवलप कर रहा है उसको भी। इसको सागरमाला डेवलपमेंट में ना कंपनीज एक्ट के तहत भी डाला गया, रीनेम भी किया गया इसको सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये भारत का पहला नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी है जो मैरीटाइम सेक्टर में काम करता है। अब सागरमाला को हम कह रहे हैं कि भाई 118% का इसने अचीवमेंट किया है, तो कैसे किया इसने ना, देखो कोस्टल कम्युनिटी को डेवलप करा है, सबसे बड़ी बात वाटरवेज को बूस्ट करा है, वाटरवेज बनाया है कार्गो ईजी ताकि हो जाए, कंजेशन रोड और रेलवे का कम करने की कोशिश की गई है, कनेक्टिविटी बढ़े, पोर्ट का डेवलपमेंट हो पाए, क्योंकि 9 इंडियन पोर्ट्स जो है ना वो वर्ल्ड के टॉप 100 में आते हैं। देखो वाइजैग है, 20 कंटेनर्स ग्लोबली वो आपके समझो हैंडल कर रहा है। फिर एवरेज पोर्ट टर्नआउट टाइम जो है अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन है, सिग्निफिकेंट ताकि इम्प्रूवमेंट हो पाए। अब ऐसे ना कुछ वेरियस इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अंडर सागरमाला प्रोग्राम, और वो क्या क्या है, सागरमाला सेटअप इनोवेशन इनिशिएटिव है, 2025 में आया था ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आया, कोस्टल बर्थ स्कीम आई। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि सागरमाला 2.0 विल पोजीशन इंडिया एज अ हब फॉर मैरीटाइम इनोवेशन ताकि हो पाए, सस्टेनेबिलिटी हो पाए, और इससे आप एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मैरीटाइम इकोसिस्टम पे काम कर पाएँ ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ होए, प्लस जॉब क्रिएशन होए, प्लस ब्लू इकोनॉमी को बूम करने के लिए ये काम किया गया है। नाउ वी आर गोइंग फॉर अनदर गवर्नमेंट स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, इसकी रिपोर्ट आई, फ्लैग किया गया कि स्लो प्रोग्रेस है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत अफेक्ट कर रहा है इस रीजन को, इसीलिए लाया भी गया था। अब ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू आई है, 2000 में इसको लॉन्च किया गया था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत कि इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा लगाएगी। अब इसकी शेयरिंग ऐसे है कि जितने भी स्टेट यूटीज़ हैं एक्सेप्ट हिमालयस और नॉर्थ ईस्टर्न से 60 और 60% लगेगा। यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट पे 90% और 10% लगेगा। जितनी भी यूटी हैं जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है उनको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 2000 में आई थी, इसका काम ये था कि ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी देना जितने भी अनकनेक्टेड रोल हैबिटेटर्स हैं या यहाँ पे हैबिटेशन हैं, ताकि देखो हम चाहते हैं कि ना लोग पॉवर्टी से बाहर आएँ, एलिवेट होएं, और जब तक सड़कें ही नहीं होंगी, सड़क पर चल के जा ही नहीं पाएंगे तो क्या काम करेंगे। फिर इन्होंने ना कितने किलोमीटर्स को कंस्ट्रक्ट किया है वेदर रोड्स को, 62,500 किलोमीटर्स को इन्होंने ऑल वेदर रोड्स को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है। ब्रिजेस को यहाँ बिल्ड किया गया है, ये सारा काम किया गया है। उसके बाद यहाँ हैबिटेशन पॉपुलेशन क्राइटेरिया भी है कि 500 प्लस आपके प्लेन्स में, 250 प्लस आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, ये सारे के सारे या हिल स्टेट्स हैं, 100% आपके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, ये बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे साइलेंट फीचर देखे जाएँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के, तो वो है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कैसा किया गया है, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी जो क्या दे रही है, टेक्निकल प्लस मैनेजरियल सपोर्ट दे रही है, समझ गए। उसी के साथ साथ स्टेट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं ताकि स्टेट लेवल का इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, फुल्ली इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एमएलए एमपीज़ का, मॉनिटर करना चाहिए ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम का, ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए, जियो टैग फ़ोटोज़ वगैरह आप शुरू करो। मेरी सड़क ऐप के तहत आप स्लो पेस में जो भी कंसर्न्स आ रहे हैं वो भी ठीक करो। इसमें नए नए मटेरियल और ग्रीन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है बनाने के लिए सड़कों को, ऐसे फ्लाई ऐश है या पॉलीमर्स हैं, पोर्टलैंड सीमेंट है, कोल्ड मिक्स असफाल्ट है, वाटर प्लास्टिक है, कोई जियो टेक्सटाइल्स हैं, ये सब यूज़ करा जा रहा है इसमें सड़कों को बनाने में। आयरन कॉपर स्टील वगैरह लगाए जा रहे हैं ताकि जो सड़कें हैं वो वियर टियर ना हो जल्दी। पता है इसमें बायो इंजीनियरिंग भी की जा रही है। बायो इंजीनियरिंग में क्या किया जा रहा है, जूट या बैम्बो से बनाए जा रहे हैं, स्लोप को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने की बात आई है। अब जो ना कमेटी में जो बैठा और स्कीम को थोड़ा ऑब्जर्व किया ना, तो देखा जा रहा है टेंडर की ना बहुत बिडिंग लो आ रही है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो 25 से 30% बिलो मिनिमम बिड लगा रहे हैं, तो क्वालिटी की दिक्कत है। लो बिड से आपको सीधा असर पड़ेगा आपकी रोड की क्वालिटी पे।
समझ रहे हो, मिनिमम बिड होगा, ज़्यादा कम पैसा लगाएंगे, गंदा माल खरीदेंगे, पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन होगी, जिससे कि ये बड़ा समस्या का बात है हमारे लिए। तो रिकमेंडेशन ये बोला हुआ है कि स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग चाहिए, कि शॉर्ट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट करो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को। फिर ना ये भी यहाँ पर बोला गया है कि लिंकेज होना चाहिए ना अनकनेक्टेड हैबिटेशन से, जैसे बड़े सारे रोड है, तोलाज है, मजरस है, हेमलेट है ना, उसके साथ ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ रोड रूरल डेवलपमेंट है, इसको रिव्यू करना चाहिए रोड कनेक्टिविटी पॉलिसी को, कि कितने ऐसी सड़कें हैं जो अभी तक वहाँ पर कनेक्शन बना ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है सेंटर और स्टेट का, क्योंकि बहुत लूप होल्स आ जाते हैं, लॉजिस्टिकल इश्यूज आ जाते हैं। और स्लो प्रोग्रेस है LWE एरियाज़ में, जितने भी आपके लेफ्ट विंग एरियाज़ हैं। चैलेंजेस है इंसर्जेंसी का, टफ टेरेन है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, फॉरेस्ट क्लियरेंस का इशू है, ये सारा बड़ा क्राइसिस है वहाँ पर। तो कह रहा है कि क्लोज लिंक बनाना है बिटवीन रूरल कनेक्टिविटी और सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारा इफेक्टिवली मैनेज हो पाए, रैपिड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए रूरल इंडिया में, इसलिए यहाँ पर ऐसा किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि 100th बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, MS स्वामीनाथन जी की। न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि भाई PM मोदी जी ने इस पर एड्रेस किया 100th इनकी एनिवर्सरी को, ठीक है ना। कहाँ पर किया, न्यू दिल्ली में किया। अब इसका थीम रखा गया, जब इनको एड्रेस किया जा रहा था तो उस जगह की थीम थी एवरग्रीन रिवोल्यूशन द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस, यानी जो डेडिकेशन पूरी लाइफ इन्होंने डेडिकेशन लगाई है ना लाइफ लॉन्ग, किस पे, फूड सिक्योरिटी पे। लास्ट टाइम आपको याद होगा इनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया, अवार्ड फॉर पीस एंड फूड भी इनके ऑनर में एक बनाया गया है। इंटरनेशनल अवार्ड है, प्रेजेंट किया जाएगा उस व्यक्ति को डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो बहुत कंट्रीब्यूशन दे रहा है फूड सिक्योरिटी को लेकर। और फर्स्ट अवार्ड किसको कन्फर किया गया, नाइजीरियन साइंटिस्ट प्रोफेसर एडेमुला एडेनिल है, ठीक है। तो नाइजीरियन साइंटिस्ट को मिला है, ये ध्यान रखना। अच्छा, की कंट्रीब्यूशन अगर हम MS स्वामीनाथन के बारे में पढ़ते हैं तो देखो भाई, ग्रीन रिवोल्यूशन के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं, आप लगाओ। 1960s से 70s से जो उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन, जो ये हरित क्रांति लेकर आए, फूड प्रोडक्शन जो वीट का, राइस का इन्होंने बढ़ाया है, मॉडर्न टेक्निक्स, एडवांस ब्रीडिंग इन्होंने शुरू कराई है, वो वाकई तारीफ़े काबिल है। फिर एक नॉर्मन बोरलॉग थे, इन्होंने ब्रीडिंग प्रोग्राम इनिशिएट किया था, है ना, ये सब इन्होंने करवाया। सेमी ड्वार्फ मैक्सिकन वीट लेकर आए, ये हाई यील्डिंग इंडिका राइस वेराइटी इन्होंने करी, पूषा बासमती का इन्होंने बहुत लॉन्च करवाया। एवरग्रीन रिवोल्यूशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रो नेचर, प्रो पुअर वाले लोगों के लिए बहुत सोचते थे ये। विलेज नॉलेज सेंटर बनाना, इको एग्रीकल्चर तैयार करना, बहुत काम किया है इन्होंने। फिर चैम्पियनिंग द एवरग्रीन रिवोल्यूशन, यानी स्वामीनाथन ने सपोर्ट किया है ग्रीन रिवोल्यूशन को, बट कॉशन्ड अगेंस्ट इट्स साइड इफेक्ट, जैसे केमिकल का ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए, मोनोकल्चर है, बहुत डैमेज कर रहा है। तो उन्होंने प्रपोज किया एवरग्रीन रिवोल्यूशन फॉर लास्टिंग प्रोडक्टिविटी विदाउट इकोलॉजिकल हार्म, ठीक है ना। तो कमोडिटी सेंट्रिक टू सिस्टम अप्रोच पे यहाँ पर लगाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर काम है इकोलॉजिकल फाउंडेशंस एंड प्रैक्टिसेस, यानी एडवोकेट क्या करने को बोला गया है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ताकि केमिकल रिलायंस और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ी रहे, रेन वाटर का कंजर्वेशन हो, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना है, क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स का यूज़ करना है, अंडरलाइन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे ध्यान देना है, इंट्रोड्यूस करना है कॉन्सेप्ट ऑफ बायो हैप्पीनेस। बायो हैप्पीनेस का मतलब ही होता है कि वेलबींग का ध्यान रखना बायोडाइवर्सिटी के साथ। तो याद रखो, इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बहुत सारे अवार्ड इनके नाम पर हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज़, बहुत यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द गोल्डन हार्ट की अचीवमेंट्स एंड प्राइजेस की यहाँ बात की गई है। रैमन मैक्से अवार्ड, एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी बाय यूएनईपी, तो बहुत सारे। तो बायो हैप्पीनेस का मतलब समझ रहे हो आप, यानी वेलबींग एंड फुलफिलमेंट दैट अराइजेज जब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा रहा है, ह्यूमन हेल्थ को इन्हांस किया जा रहा है, न्यूट्रिशंस को, लाइवलीहुड्स पे ध्यान दिया जा रहा है। फिर वुमेन इन एग्रीकल्चर की बात की जाए तो जो वुमेन फार्मर एंटाइटलमेंट बिल 2011 एक प्राइवेट मेंबर बिल है, जो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था MS स्वामीनाथन द्वारा। इसका एम है जेंडर स्पेसिफिक नीड वुमेन फार्मर्स की फुलफिल करना, लेजिटिमेट नीड्स को प्रोटेक्ट करना, एम्पावर करना राइट ओवर एग्रीकल्चरल लैंड, ये था। फोकस किया गया ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ताकि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हो पाए। लीडिंग आपका नेशनल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स के लिए किया गया।
ठीक है ना, एमएसपी वगैरह को सेट किया गया। ही ऑल्सो फाउंडेड नेशनल अकेडमी फॉर योर एग्रीकल्चरल साइंसेस। तो एम एस स्वामीनाथन जी ने जितना काम कर दिया है, इतना स्मॉल फार्मर्स को एम्पावर किया, रूरल वुमेंस के बारे में सोचा, उनको भी एग्रीकल्चर में प्राइवेट मेंबर बिल ला के प्रेजेंट करके उनकी नीड्स के बारे में सोचा, इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजी थी। तो बंदे में बहुत दम था। देखो, साइंस ने, सोसाइटी, नेचर, सब जगह पे इन्होंने काम कर कर ह्यूमन वेलबींग को बहुत प्रमोट करा है विद एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। समझ रहे हो? तो उनका इसीलिए तो भारत रत्न अवार्ड, इतना सारा काम कर चुके थे। नाउ न्यूज़ इन शॉर्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के बारे में। आपको पता है एसएनपी ये निकालता है रेटिंग्स, पता है ना, आप जानते ही हो। तो इंडिया की लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो पहले बीबीबी थी, अब बीबीबी यहाँ पर -20 तरफ लगा हुआ है। शॉर्ट टर्म रेटिंग A2 होता है फ्रॉम A3 एंड स्टेबल आउटलुक। भारत का जो फर्स्ट सॉवरेन अपग्रेड हुआ है वो कब हुआ है? आफ्टर 2007 इंडिया वॉज एलिवेट, इंडिया को एलिवेट कर कर ग्रेड BBB पे डाला गया है। ठीक है, अपग्रेड का ये मतलब है कि यानी भारत अभी फिजिकल कंसोलिडेशन अच्छे से कर पा रहा है, पब्लिक स्पेंडिंग की क्वालिटी भारत की अच्छी हुई है, कॉरपोरेट हमारे एक्सटर्नल बैलेंस शीट्स वगैरह अच्छे काम कर रहे हैं। तो इस बार हमारे को अच्छा मिला है रेटिंग। अब सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बेसिकली है कैसी ऑर्गेनाइजेशन, ये करती क्या है? इसका काम ही है सभी कंट्रीज़ का इंडिपेंडेंट इवेलुएट करती है ये कि उसकी कंट्री में कितनी क्रेडिट वर्थिनेस है, उसको निकालती है ये, और क्वांटिफाई करती है इशूअर की एबिलिटी टू मीट डेब्ट एब्लिगेशंस। मेजर जो आपके सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स है वो कौन निकालता है? या तो एसएनपी निकालती है, या फिच निकालता है, या मूडी निकालती है। ये रेटिंग ग्रेड्स कैसे करते हैं? ये ब्रॉडली रेट करते हैं कंट्रीज़ को, आइदर इन्वेस्टमेंट ग्रेड, स्पेकुलेटिव ग्रेड, इस पे चेक करते हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्या है? BBB से अगर टू A आ गया वो भी आपके लिए एक बात है, वो फिच के थ्रू होता है। मूडीज़ वाले BA3 से A निकालते हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि अगर तो ये फेवरेबल आया तो यानी कि उसकी कंट्री का जो एक्सेस है ग्लोबल कैपिटल मार्केट और उसकी बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड होगा उस कंट्री में पैसा लगाने में। लेकिन माना जाता है कि जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग निकालती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो बायसनेस दिखाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को शो करती हैं, रेटिंग सीलिंग करती हैं, यानी कि कॉर्पोरेट इशूअर इज़ नॉट रेटेड हायर देन द कंट्री दैट इट रिसाइड्स विद इन। यानी ये डोमेस्टिक वर्क प्लेस में काम ही ना करने दें इनका, बस चले तो रेटिंग सीलिंग का एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक समस्या यही आ जाती है कि रेटिंग सीलिंग यहाँ ज़्यादा होने लग जाती है। रेटेड सीलिंग का मतलब, और देखो बेसिकली क्या है, आप समझो कि ना ये कोशिश इनकी यही होती है ना रेटिंग सीलिंग वालों की करने से, कि ये क्या करते हैं, ऐसे इंडिया में मान लो आपका रेटिंग सीलिंग 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे होती है। एक आपका B करता है, स्टार रेटिंग एनर्जी एफिशिएंसी को देखता है सीलिंग फैंस का विद हायर रेटिंग, इसका मतलब ग्रेट एनर्जी फ्लो हो रही है ना। तो ऐसे ये देखते हैं ये अलग अलग फॉर्म में, और उसके अकॉर्डिंग ये चेक करते हैं कि रेटिंग सीलिंग कैसे करना है। तो रेटिंग सीलिंग भी एक समस्या बन जाती है, कंसर्न बन जाता है, क्योंकि ऐसा नोशन है जहाँ पर कॉर्पोरेट इशूअर, मैंने आपको बताया ही। नेक्स्ट यहाँ पर आता है गिफ्ट सिटी लाइक फाइनेंशियल सेंटर्स। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो हमारी फिनेंस पे है ना, उसने रिकमेंड करा है डेवलप करो भाई गिफ्ट सिटी लाइक फाइनेंशियल सेंटर मेजर मेट्रो सिटी में। देखो, भारत का पहला और ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कहाँ पर है? गिफ्ट सिटी, यानी गुजरात में, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी के नाम से गांधीनगर गुजरात में बनाया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, 2015 में बनाया गया था। नॉन रेसिडेंशियल जोन है अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ताकि ऑन शोर ऑफ शोर फाइनेंशियल सर्विसेज नॉन रेसिडेंट्स और रेसिडेंट दोनों को दी जा सके। इसका फंक्शन ही होता है टैक्स स्ट्रक्चर को फेवरेबल करना, ट्रस्टेड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को और अच्छा करना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे से आगे बढ़ाना। रेगुलेटरी बॉडी भी इसमें काम करती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के नाम से। करंट स्टेटस इसका क्या है? 46th रैंक पर है ये। कमेटी रिकमेंडेशन कैसे करती है? सैटेलाइट वगैरह क्रिएट करती है, स्ट्रीमलाइन पॉलिसीज़ बनाती है, सिंप्लीफाई करती है टैक्सेशन एंड ऑल। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, जो कि मॉडरेट किया गया है टू 8 ईयर लो ऑफ 1.55% इन जुलाई 2005, और इसको मेजरमेंट करता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और ये बेसिकली दिखाता है, इट शोज़ लोएस्ट ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट।
ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट क्या है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निकाल के दिखाता है। ठीक है, रीज़न क्या है हमारी इन्फ्लेशन अभी रिटेल इन्फ्लेशन कम हुई है। अब देखो सबसे पहले ना आप तो ये समझो रिटेल इन्फ्लेशन होती क्या है। आपको ना बड़े डिटेल में ही पता होना चाहिए सारे टॉपिक्स के बारे में कि रिटेल इन्फ्लेशन बेसिकली है क्या। रिटेल इन्फ्लेशन अगर देखो गाइस अभी की बात करोगे जुलाई के अंदर अभी 1.55% थी, हमने देखा हुआ ना, तो ध्यान रखना 8 ईयर लो आई है। तो रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब है ऐसा रेट जहां पर प्राइस एंड गुड्स एंड सर्विसेज का जो हाउस होल्ड या कंज्यूमर खरीद रहे हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड में, उसको रिटेल इन्फ्लेशन दिखाता है। इसको मेजरमेंट करने के लिए सीपीआई काम करता है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स काम करता है, और ये दिखाता है रिटेल इन्फ्लेशन क्या दिखाता है कि आपके असेंशियल गुड्स में लाइक आपके जो फूड है, क्लोथिंग है, ठीक है, या फ्यूल है, या हाउसिंग है, ठीक है ना, इस सब में चेंजेस कितने हैं कॉस्ट में। अगर डिक्रीज़ हुआ है परचेजिंग पावर में व्हेन इट्स हाई, तो कंज्यूमर नीड मोर मनी टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स, है ना। तो अगर डिक्रीज़ हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर ये बता रहा है। इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो रिटेल इन्फ्लेशन को ट्रैक्स किया जाता है सीपीआई द्वारा। सीपीआई कैलकुलेट करता है कि कितना चेंज आया कॉस्ट में, फिश बास्केट में, और हाउस होल्ड कितना कंज्यूम कर रहा है, ये सारा कुछ देखा जाता है। ठीक है, चेंजेस ओवर टाइम इसमें होंगे। अगर व्हाट इट मीन्स फॉर कंज्यूमर इन इकोनॉमी, रिड्यूसिंग परचेज पावर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिखाता है, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग को दिखाता है। तो अगर रिटेल इन्फ्लेशन राइज होगी तो योर मनी डज नॉट गो एज फार एज इट यूज टू बी, प्राइसेस ऑफ एवरीडे नेसेसिटी इंक्रीज यानी कि हो गए हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, रीज़न फॉर क्या है इसके डिक्लाइन का, क्योंकि हमारा ना फेवरेबल बेस इफेक्ट है, यानी हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग रेफरेंस ईयर है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। डिक्लाइन हुआ है हमारे दालों पर, दाल जैसे प्रोडक्ट पे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में ये डिक्लाइन हुआ है इनके प्राइस। अब सीपीआई बेसिकली क्या करता है, जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को जानता है। ये क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर इन्फ्लेशन को यूज़ करता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग टूल को यूज़ करता है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल बैंक ये सबको देखता है। इसको पब्लिश हर 12th ऑफ एवरी मंथ किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा। इसमें ये 4 तरह के कंपोनेंट यूज़ करता है। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, रूरल लेबर, इनके थ्रू यूज़ होता है ये। ठीक है, बेस ईयर इसमें याद रखना 2012 है। कंपैरिजन किया जाता है फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। और फूड हैज़ अ लार्जेस्ट वेट ऑफ सीपीआई, फ्यूल ग्रुप का सबसे ग्रेटर वेट होता है डब्ल्यूपीआई में, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर। तो अगर कभी भी अब रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में आ जाए तो आपको याद रखना है रिटेल इन्फ्लेशन आपको बताता है कि प्राइस कितना इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम द कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव, और इसको ट्रेस करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है जो बताता है कि फिश बास्केट में फूड, हाउसिंग ये सब का कितना असर पड़ा है, कंज्यूमर के परचेजिंग पावर पे कितना असर पड़ा है। समझ रहे हो, यानी रिटेल इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब हुआ कि जनरल राइज हुआ है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में डैट कंज्यूमर परचेज इन द मार्केट। समझ में आ रहा है ये सारी बातें कि रिटेल इन्फ्लेशन कैसे निकाला जाता है, क्या है ये सारा सिलसिला। तो इसको ना रिटेल इन्फ्लेशन को इवन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, सारी बातें बता दी मैंने आपको। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक कि आरबीआई का फ्री एआई विजन फॉर फाइनेंशियल सेक्टर। आरबीआई कमेटी ने अनवील किया एक फ्रेमवर्क क्या करने के लिए, ताकि एक रिस्पॉन्सिबल और एथिकल इन्वेलमेंट हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ताकि इनोवेशन हो विद रिस्क मैनेजमेंट हो फाइनेंशियल सर्विसेज में, ताकि सेफ, फेयर एंड अकाउंटेबल एआई हो इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में। और 7 सूत्रास में बांधा है, यानी कि फाउंडेशनल प्रिंसिपल फॉर एआई अडॉप्शन। 7 सूत्रास क्या है कि ट्रस्ट फाउंडेशन है, पीपल फर्स्ट है, ठीक है, इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट, फेयरनेस एंड इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल बाय डिज़ाइन, सेफ्टी, रिजिलियंस, ये सारे के सारे 7 फैक्टर्स हैं जो सूत्राज हैं, जो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा फिनेंशियल सेक्टर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाए तो उसका सेफ और फेयर और अकाउंटेबल वे में अडॉप्शन हो पाए। ये सातों के सातों सूत्रों को याद रखना कि ट्रस्ट, पीपल फर्स्ट, इनोवेशन, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल, सेफ्टी होनी चाहिए। ऐसा इनोवेशन बनाया जा रहा है जहाँ पर शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एआई कोश होगा, एआई इनोवेशन सैंडबॉक्स इंडेक्स होगा, एआई पॉलिसीज़ होंगी, रिलैक्स कंप्लायंसेस होंगे। अब इसके रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है, तो उसके लिए बोर्ड अप्रूव करेगा एआई पॉलिसीज़, फिर एआई रिलेटेड एस्पेक्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा।
साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जाएगा। फिर वाई फ्री आई विजन मैटर्स, क्योंकि एआई ग्रोइंग इम्पैक्ट यानी फाइनेंशियल सेक्टर का जो एआई इन्वेस्टमेंट है वहाँ तक पहुँचने के लिए 8 लाख करोड़ को यहाँ पर बोला गया बाय 2027 आप बैंकिंग में, इंश्योरेंस वगैरह में एक्सेस कर पाओगे। और यहाँ पर बोला है कॉम्प्लेक्स रिस्क इमर्ज हो रही हैं। एआई ने इंट्रोड्यूस करा है डेटा प्राइवेसी, एल्गोरिथमिक बाइस, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें। अब इस रिस्क में क्या है, मार्केट इंटीग्रिटी को दिक्कत है, कंज्यूमर का ट्रस्ट को हिलने का डर लगता रहता है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो फ्री एआई विजन मैटर जो है बहुत ज़्यादा आज की डेट में करने वाला है। तो अब एआई जो है आपको बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, पेमेंट में, कैपिटल मार्केट हर जगह देखने को मिलने वाला है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल लाइसेंस के बारे में। आरबीआई ने बोला है कि हम इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे रहे हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को ताकि वो ट्रांजिशन करे फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक बन जाए फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड। यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिलने का मतलब ही है कि आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एरा वाइड हो जाएगा, आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बैंक अंडर सिंगल अम्ब्रेला हो जाओ। लास्ट टाइम यूनिवर्सल बैंकिंग ग्रांट की गई थी 2014 में बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक को, जो बाद में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बन गया था। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जी आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक बैंक यूनिवर्सल बैंक कैसे बनता है। तो सबसे बड़ी बात कि आपका स्केड्यूल स्टेटस क्या होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स का पीरियड होना चाहिए, स्टॉक आपके जो हो वो लिस्ट होने चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में, मिनिमम नेट वर्थ आपकी 1000 करोड़ होनी चाहिए, आपका जो CRR AR है वो मीट करना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि CRR AR होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशो को हम कहते हैं क्या, CRR AR। ये क्या बताता है, ये फाइनेंशियल मैट्रिक है जो बैंक के कैपिटल को मेज़र करता है अगेंस्ट दिस रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है ना। तो यानी कि ये बताता है, इसकी एबिलिटी बताता है कि कितना जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसी बैंक में कितनी है, ठीक है ना, बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो वो प्रिस्क्राइब है, वो होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी का लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट होने चाहिए। असेट की क्वालिटी में ये जो नॉन NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट है ये नहीं होने चाहिए, या लेस देन 3% होने चाहिए। नो एडिशन न्यू प्रमोटर नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स में चेंज नहीं होना चाहिए। SFB यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक डाइवर्सिफाइड लोन भी प्रेफर करते हो। समझ में आया सारी बातें। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट कब आया था, 2014-15 में फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर किया जाता है। तो 200 करोड़ की इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक को खोलने के लिए। कोई भी इंडिविजुअल प्रोफेशनल जिसको 10 साल का बैंकिंग और फाइनेंस में एक्सपीरियंस है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें बोल रहा है आरबीआई ने को लैंडिंग नॉर्म्स को टाइटन करा है। रिसेंटली आरबीआई ने एक इशू करा डायरेक्शंस फॉर को लैंडिंग अरेंजमेंट बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के अंडर, ठीक है। और को लैंडिंग का मतलब क्या होता है, को लैंडिंग नॉर्म्स का मतलब होता है रेगुलेटेड एंटिटीज़, ताकि लैंडिंग अरेंजमेंट ऐसा किया जा सके ताकि बोरोवर तक वो एक्सटेंड हो पाए, कंप्लाइंसेस को फुलफिल कर पाए। अब इसके लिए डायरेक्शन क्या दी जा रही है कि मिनिमम शेयर होना चाहिए 10% ऑफ लोन। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मिलेगी आपको इसमें अगर लोन क्वालिफाई कर देता है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर है सच में। और इसमें यूनिफॉर्म एसेट क्लासिफिकेशन भी है, अगर लेंडर टैग कर लेता है लोन को नॉन NPI तो को लेंडर्स मस्ट डू द सेम। ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट भी इसमें दिया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा बोरोवर के थ्रू, और वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट करेगा कि कितना आपका कितना इंटरनल रेट है, कितना फंडिंग कंट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से बताया जाएगा। को लैंडिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, को लैंडिंग के फ़ायदे ये होते हैं जो बैंक है वो बहुत बड़ी रीच में जा सकता है। सबसे बात समझ रहे हो, ये टर्म समझ में आई आपको, को लैंडिंग का मतलब क्या होता है, यानी कोलैबोरेटिव लोन। 2 या 2 से ज़्यादा जब आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो, जैसे बैंक NBFC से आपने एक जॉइंट फंड ले लिया, ठीक है, बोरोवर को चला गया उसकी रिस्क और रिवॉर्ड को देखते हुए, तो इससे फ़ायदा क्या होता है, बैंक की रीच बढ़ी, कंप्लाइंसेस ईजी हुए, क्रेडिट शेयर हो जाएगा और चीपर और क्रेडिट पड़ता है कंज्यूमर को भी, इसीलिए को लैंडिंग कराई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी के बारे में बात हो रही है सिविल एविएशन सेक्टर में। तो पब्लिक आपका पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, इसने रिलीज़ की एक रिपोर्ट और सेफ्टी एंड सिविल एविएशन सेक्टर रिपोर्ट पूरा एग्जामिन करेगी सिविल एविएशन सेफ्टी इन्वायरमेंट को और इफ़ेक्टिवनेस के बारे में, ताकि ग्रोथ हो पाए सिविल एविएशन इंडिया में।
अच्छा, रिपोर्ट में बोला हुआ है कुछ की एरियाज़ का इम्प्रूवमेंट करने का, सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट इश्यूज़ और रिकमेंडेशंस के बारे में है। इन्हांस करने को बोल रहे हैं रेगुलेटरी ऑटोनॉमी एंड कैपेसिटी को, ताकि स्टाफ का शॉर्टेज वगैरह, शॉर्टफॉल वगैरह कम हो। टाइम बाउंड प्लान होने चाहिए, ठीक है ना। मिटिगेट करो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के फटीक को, ATCO हाई शॉर्टेजेस कम हो, फटीक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, सर्वेलेंस सिस्टम को एड्रेस करना, रिकरिंग ऑपरेशनल रिस्क को, जस्ट कल्चर, विसल ब्लोअर्स को बचाने के लिए ये सारा काम किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी के बारे में। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कोल माइंस एंड स्टील ने रिसेंटली इसको रिपोर्ट को निकाला है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्कुलर इकॉनमी को प्रमोट करना, यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रीडिज़ाइन, रीमैन्युफैक्चरर। फॉर्मल साइंटिफिक कलेक्शन करना। क्रिएशन क्या है इसका? ट्रीट करना वेस्ट स्ट्रीम को, रेसिड्यूज को प्रोड्यूस करना, डिसमेंटल करना। लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, देखो क्योंकि ना बड़े सारे इशू थे, इस रिपोर्ट ने बताया है। जो ये रिपोर्ट है ना स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी की, इसने ये तो बोल दिया कि ये रिकमेंडेशन है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन कह रहा है इशू भी बहुत सारे हैं। एक तो आपके पास डेटा नहीं है, आपको डेटा बनाने की ज़रूरत है, डेडिकेटेड पोर्टल बनाओ। आपके पास कोई नोडल मिनिस्ट्री नहीं है, उसके लिए कह रहे हैं नोडल एजेंसी बनाओ। आपके पास कोई फॉर्मल स्क्रैप मार्केट नहीं है, उसके लिए कह रहे हैं कि ना कबाड़ी वाला इसको ऑर्गेनाइज करके बनाओ, तब जाके फ़ायदा होगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल स्टेटस जो है उसको एब्सेंट है, उसको कह रहा है कि जनरेट होगी इससे जॉब वगैरह भी, इसलिए इंडस्ट्री स्टेटस दे दो इनको आप, ये स्टील स्क्रैप वालों को। स्टील डेवलपमेंट के लिए स्किल नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है, तो कह रहा है कि आपका जो NSDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ना, उनको बोलो कि इसके रिगार्डिंग ना कोई कोर्स लॉन्च कर दें, ताकि वर्कफोर्स ट्रेंड हो और एंटरप्रेन्योर ज़्यादा आ पाएँ कल की डेट में, मतलब फ्यूचर में भी फॉर्मल सेक्टर की नीड फुलफिल करें। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट है, तो कह रहा है AI क्यों नहीं ला रहे हो, ऑप्टिकल सेंसर या ब्लॉकचेन वगैरह बनाओ, करो, उससे ठीक है सारी समस्याएं, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। तो सिक्योरिटी वाला पार्ट गाइस हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल।